नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं CNBC आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सबसे पहले यहां पर सोने पे बात करेंगे क्योंकि गोल्ड में हमने भारत में ऑल टाइम हाइज का आज यहां पर स्तर बनते हुए देखा है। अगर आप प्राइसेस को यहां पर एज ऑफ नाउ बनता हुआ देखें तो ऑफकोर्स 79,800 के आसपास यहां पर 995 गोल्ड है और मार्केट्स में जहां पर ऑफकोर्स आप टैक्सेस देते हैं, GST देते हैं और मेकिंग चार्जेस भी देते हैं, तो वहाँ पर हमने देखा है कि प्राइसेस 82,000 पर 10 ग्राम्स के लेवल्स यहाँ पर बनाते हुए नजर आए हैं। पिछले कुछ दिनों में रुपए में डिप्रिसिएशन बनता हुआ नजर आया है जिसका फायदा देखने को मिला। साथ ही साथ सेफ हेवन बाइंग भी यहाँ पर है। बाजार मानता है कि US की तरफ से कुछ अनसर्टनिटी है पॉलिसीज को लेकर और उसकी एक हेजिंग भी हमने यहाँ पर सोने में आते हुए देखी है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखें तो सोने के भाव यहाँ पर 3 महीने के हाइज पर हैं, लेकिन भारतीय बाजारों में हमने ऑल टाइम हाइज यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। आप देख सकते हैं $2760 प्रति आउंस के लेवल इंटरनेशनल मार्केट्स में है, लेकिन इंडियन मार्केट्स का रुख करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी हमने मार्केट्स में फिर से लौटती हुई देखी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम आपको इस साल का दिखा सकें कि किस तरह के प्राइसेस में हमने यहाँ पर रिएक्ट होता हुआ देखा है तो 5.5% की तेज़ी सोने ने दर्ज की है अब तक 2025 में और 7% का इजाफा हमने चांदी में इस साल में अब तक आता हुआ देखा है। हमारे साथ इब्जा के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार। और बहुत धीरे से पता भी नहीं चला और ऑल टाइम हाई सोने में आज यहाँ पर आ गया। जिस तरह के लेवल्स फिलहाल यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लोग खरीद रहे हैं? इन ऑल टाइम हाइज का क्या मतलब है? इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई से $100 नीचे है सोना, लेकिन भारतीय बाजारों में अच्छी खासी तेजी। देखिए, जो आपका पहला सवाल है कि क्या इस प्राइस पे लोग सोना खरीद रहे हैं, जी हाँ, इस प्राइस पे भी लोग बिल्कुल सोना खरीद रहे हैं क्योंकि भारतीय बाजारों में एक तरफ से इन्वेस्टमेंट डिमांड है, उसका मैं जिक्र आगे करूंगा, और दूसरी तरफ जो फिजिकल डिमांड है, फिजिकल डिमांड तो जो मैरिज सीजन है जो लगातार मई महीने तक जारी रहेगी मैरिज सीजन, तो उसकी वजह से डेफिनेटली भारतीय बाजारों में सोने की मांग बरकरार है। इन्वेस्टमेंट डिमांड भी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यदि आप पिछले कुछ दिनों से कॉमेक्स का फ्यूचर और स्पॉट मार्केट का डिफरेंस देखें तो लगभग एक हफ्ते पहले फ्यूचर के जो प्राइसेस थे, गोल्ड फ्यूचर प्राइसेस, वो स्पॉट से $40 ऊपर चल रहे थे, लेकिन यदि आप आज देखें तो ये प्राइसेस में सिर्फ $30 का सिर्फ $10 का डिफरेंस है। मतलब इस प्राइसेस ने $30 को ऑलरेडी कवर किया है। इसका मतलब ये है कि भारतीय बाजारों में और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने की धीरे धीरे स्कैरसिटी होती जा रही है और सोना कहीं ना कहीं अमेरिका में कोई ना कोई खरीद रहा है। हमारे पास कुछ अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं कि बहुत सारे वॉल्ट से बिफोर ट्रम्प टैरिफ लगा दें सोना US के वॉल्ट में शिफ्ट हो रहा है, और यदि ऐसी स्थिति बनी रही तो भारतीय बाजारों में स्पॉट मार्केट में और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी स्पॉट मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी आने की संभावना है। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि ट्रम्प टैरिफ के ऊपर क्लैरिटी करे कि क्या वो गोल्ड और सिल्वर के ऊपर भी टैरिफ लगाना चाहते हैं। सुरेंद्र जी, तो जैसे आपने कहा कि खरीदारी यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में, ग्लोबल मार्केट्स में है, US वॉल्ट्स में यहाँ पर सोना जाता हुआ नजर आया है। काफ़ी तरीके की यहाँ पर रिपोर्ट्स हैं। जिस तरह की खरीदारी हमने यहाँ पर होते हुए देखी और जिस तरह की वॉलेटिलिटी यहाँ पर है, और परहैप्स सोना और चांदी मात्र 2 ऐसी कमोडिटीज़ हैं अक्रॉस नॉन एग्रो में जहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। क्या कहेंगे अब आप नियर टर्म के लिहाज से किस तरह की रेंज बन सकती है? देखिए, हमें 1 फरवरी तक बहुत ही कॉशियस रहने की जरूरत है क्योंकि शायद 1 फरवरी के पहले US में भी ट्रम्प कुछ नए टैरिफ अनाउंस करेंगे जिसमें गोल्ड और सिल्वर इंक्लूड होगा या नहीं होगा, ये एक विषय है। और साथ ही साथ 1 फरवरी को भारत में भी जो अगले वित्त वर्ष का एनुअल बजट पेश किया जाएगा, तो उसमें गोल्ड के ऊपर क्या वो ड्यूटी बढ़ाते हैं या ड्यूटी घटाते हैं, इसको लेकर पूरा गोल्ड मार्केट जो है एक असमंजस की स्थिति में बैठा हुआ है। तो मैं मानता हूं कि कोई भी यदि गोल्ड के बारे में इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना हो तो उसे 1 फरवरी के बाद ही ये डिसीजन लेना चाहिए। वैसे जो फिजिकल डिमांड है वो कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है और वो बढ़ती ही रहेगी, जैसा मैंने पहले कहा, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक वेडिंग का बहुत बड़ा सीजन।
वेल एब्सोल्युटली, फरवरी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट उभर के आ रही है। इंडियन बजट तो है ही और ट्रंप ने अपने टैरिफ्स लॉन्च करने का भी वही दिन यहाँ पर मुकर्रर किया है। सुरेंद्र जी, जस्ट पुशिंग यू नंबर्स के लिए आपसे अगेन, आपने कहा वॉलेटाइल है, खरीदना हो तो 1 फरवरी का इंतजार यहाँ पर करें, लेकिन क्या रेंज रह सकती है यहाँ पर? जो शादियों के लिए ले रहे हैं वो तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन 82,000 के स्तर अब आज यहाँ पर जो लोग सोना लेने उतरे हैं भारतीय बाजारों में, उनके लिए 82,000 के लेवल्स हो गए हैं, तो क्या स्तर देखने को मिल सकते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय बाजारों में सरकार के पास में गोल्ड को एक्सपोर्ट बढ़ाने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए वो कस्टम ड्यूटी घटाकर जीएसटी की तरफ अपना रुख कर सकते हैं। और यदि ऐसी स्थिति हुई, वो कस्टम ड्यूटी यदि 3% भी बढ़ाते हैं तो तकरीबन हमें 3% कस्टम ड्यूटी पे भी 2,000 रुपए के आसपास गोल्ड नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि ये सामने अगर वो जीएसटी में कोई रिवीजन करते हैं तो उससे एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा फायदा होता है। तो मेरा मानना ये कि शायद सरकार, और ऐसे भी सरकार को जीएसटी से रेवेन्यू ज्यादा आता है और कस्टम ड्यूटी से सिर्फ पूरा जो एनुअल बजट का 6.24% ही रेवेन्यू आ रहा है। तो मेरा तो और यदि आप डॉलर इंडेक्स की भी स्थिति देखें तो फिलहाल हमारी जो स्थिति है, डॉलर इतना वीक हो रहा है कि सरकार के पास में एक्सपोर्ट को बढ़ाने के सिवाय कोई विकल्प ही नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड हो या फिजिकल डिमांड तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए जो सोना खरीदना चाहते हैं उन्हें रुकना चाहिए 1 फरवरी। ऑल राइट, सुरेंद्र जी बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली काफ़ी सारी चीज़ें हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिसका इम्पैक्ट हमने सोने के प्राइसेस में यहाँ पर आता हुआ देखा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेज़ी है लेकिन भारतीय बाजारों में ऑल टाइम हाईज हैं। और जैसे कहा गया 1 फरवरी को भारतीय बजट है और ट्रंप यहाँ पर टैरिफ लगाने की बात कर चुके हैं 1 फरवरी को कनाडा और मेक्सिको में, और उसका किस तरह का रिटेलिएशन देखने को मिलता है। जो 10% का एक्स्ट्रा टैरिफ है चाइना पे, उसका क्या इम्पैक्ट होता है। एज ऑफ नाउ सोने ने बढ़कर ये इम्पैक्ट हमें यहाँ पर दिखाया है। वेल, ये तो बात हुई यहाँ पर सोने की, लेकिन बात अब यहाँ पर एग्रीकल्चर की भी करेंगे और यहाँ पर हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आते हुए देखे हैं। यहाँ पर भी बजट है, फर्टिलाइजर की चर्चा फिर से यहाँ पर होनी शुरू हुई है। मौसम को लेकर चिंताएं इन एनी केस यहाँ पर है। हमारे साथ एक्स एग्री सेकी सिराज हुसैन जी जुड़ चुके हैं। सिराज जी नमस्कार, स्वागत है आपका शो में। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काफ़ी उठापटक है, काफ़ी सारी चर्चाएं हैं, बाजार काफ़ी चीज़ों को देख रहे हैं। 1 फरवरी पर सबकी नज़र यहाँ पर भी है क्योंकि अब बाजार नियरली काफ़ी सारे इम्पैक्ट्स को देखते हुए यहाँ पर बजट का भी जायज़ा लेगा। आप अगर फर्टिलाइजर पे एक नज़र यहाँ पर डालें तो कैसे देखते हैं यहाँ पर कंसर्न्स? नहीं, देखिए, फर्टिलाइजर में तो कोई खास कंसर्न मुझे नहीं दिखाई देता है क्योंकि इस वक्त अभी पैडी की सोइंग में काफी वक्त है, तो इसलिए और वीट की क्रॉप अब मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रही है, तो फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं नजर आती है। ये अलग बात है कि जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर की तरफ हम बढ़े हैं पिछले चंद दिनों में, तो जरूर अगर यही सिचुएशन बनी रही, टेम्परेचर हाई रहे, तो वो किसी हद तक कंसर्न का बाइस बन सकता है। जी हाँ, आपकी बात सही है। फर्टिलाइजर इमीडिएट रिक्वायरमेंट में तो नहीं है, लेकिन जिस तरह के यहाँ पर दिसंबर के नंबर्स आए हैं और इंपोर्ट यहाँ पर गिरा है, बिक्री लेकिन यहाँ पर ग्राउंड लेवल्स पे बढ़ी है, तो उस लिहाज से फर्टिलाइजर यहाँ पर खबरों में है। लेकिन सीड्स की अगर बात की जाए और बजट में यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्लाइमेट रेजिस्टेंट सीड्स को लेकर और सिराजी सभी सेक्टर से हमारी यहाँ पर चर्चा हुई है, चाहे वो कॉटन है जहाँ पर ईल्ड्स काफ़ी कमज़ोर हैं। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स में देखें, भारत में 400 केजी पर हेक्टेयर है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेज 800 है, ब्राज़ील 2000 केजी पर हेक्टेयर है। तो क्लियरली भारत में चाहे गेहूं की अगर बात की जाए तो लगातार यहाँ पर ईल्ड्स गिरे हैं। एडिबल ऑयल्स का वही हाल है। सीड्स पर एक मत बनकर आया है कि यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, ये तो काफी अरसे से इस पर बातचीत होती रही है कि कैसे यील्ड बढ़ाई जाए, और जहां तक कॉटन का सवाल है तो हमारे यहाँ अनइरिगेटेड एरियाज में कॉटन ज्यादा ग्रो होती है, सिर्फ गुजरात में इरिगेटेड एरिया में होती है, और गुजरात की यील्ड और सूबों के मुकाबले में बेहतर है। मिसाल के तौर पे तेलंगाना या महाराष्ट्र के मुकाबले में कॉटन की यील्ड गुजरात में बेहतर है। लेकिन अब जो वीट में जिस फेज में हम एंटर हो रहे हैं, क्राउन रूट इनिशिएटिव के बाद का जो फेज है, वेजिटेटिव फेज है, उसमें टेम्परेचर हमें 25 डिग्री से कम चाहिए। तो अगर जो टेम्परेचर 25 डिग्री से 15 और 25 के बीच में होना चाहिए, अगर जो टेम्परेचर 25 से आगे लगातार 10 दिन तक बढ़ा रहता है तो फिर वीट की यील्ड कम हो जाएगी, जैसा कि हमने 2022 में देखा था।
आप क्या इस वक्त यहाँ पर बजट से देख रहे हैं, क्योंकि इवन एज टैक्सेस को लेकर यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि हम काफ़ी कुछ आता हुआ देखेंगे, लेकिन क्या एग्रीकल्चर पर जिस तरह की तवज्जो हमने इतने सालों में बनते हुए देखी है, क्या वो बरकरार रहेगी? देखिए मनीषा, हम तो हमेशा गलत साबित हो जाते हैं बजट के बारे में, हम क्या बताएं। हम जो चाहते हैं वो आपको बता सकते हैं। देखिए पिछले साल 11.11 ट्रिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट बजट में अप्रूव हुआ था, लेकिन उसमें एग्रीकल्चर के लिए तो कुछ था ही नहीं। आप देखिए कि एपीएमसीज में शायद ही कोई एपीएमसी हो जहां कोई कोल्ड चेन की फैसिलिटी हो। ज्यादातर एपीएमसी में ड्रायर की फैसिलिटी नहीं है। जितना इन्वेस्टमेंट होता है वो सब सेंट्रल सब्जेक्ट में हो जाता है, पोर्ट्स में, रोड में, रेलवे में, हाईवे में, तो इस सब में चला जाता है। एग्रीकल्चर के लिए समहाउ इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट नहीं बचता है। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि गवर्नमेंट उसमें से कुछ एक अच्छी रकम इन्वेस्टमेंट के लिए दे। उसके लिए सिर्फ हम क्रेडिट पर डिपेंड ना करें। हमने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनते देखा, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट सबवेंशन दिया 3% का, लेकिन वो शायद नाकाफी है। बाकायदा गवर्नमेंट से ग्रांट की जरूरत है जिससे कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो सके। सिराज जी, इसके अलावा अगर सेक्टर वाइज की भी यहाँ पर बात करें, इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन भी करें, तो आपको क्या लगता है किस सेक्टर को यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है, ग्रांट्स की, स्कीम्स की, और थोड़ा सा और अटेंशन की? बिकॉज ड्राई फ्रूट्स वाले कह रहे थे, हम उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें भी पीएलआई में लेके आना चाहिए। टेक्सटाइल वालों ने कहा कि पीएलआई 2.0 लेके आई जानी चाहिए और थोड़ा सा फंड यहाँ पर लेकर आया जाए। एडिबल ऑयल वालों का मानना है कि सीड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र यहाँ पर किसानों तक नहीं पहुँच रहा। बाकी सेक्टर्स का ये मानना है कि जो मझौले छोटे किसान हैं उन तक तो कोई स्कीम ही नहीं पहुँचती। देखिए ये तो खैर कहना सही नहीं है कि कोई स्कीम नहीं पहुंचती है। आफ्टर ऑल इतना यील्ड में इजाफा हुआ है। आपने देखा कि बिहार में किस तरह से मक्का की यील्ड बढ़ी है, कटिहार रीजन में हम 8 टन पर हेक्टेयर तक पहुंचे हैं। तो ये कहना तो गलत होगा कि कोई चीज पहुंचती नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि 2 चीजें खास तौर से गवर्नमेंट की प्रायोरिटी डिजर्व करती हैं, एक इरिगेशन और एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हायर एलोकेशन। तो पिछले साल फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी बजट स्पीच में कहा था कि कंपटीशन मोड में वो इनवाइट करेंगी ऑफर्स प्राइवेट सेक्टर से रिसर्च के लिए, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा प्रोग्रेस मैंने होते नहीं देखी। हम समझते हैं कि क्लाइमेट रेजिस्टेंट सीड्स डेवलप करना और इरिगेशन एरिया बढ़ाना, ये दोनों गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। इरिगेशन के बीच में जिस तरह से ड्रिप इरिगेशन में हमने कॉन्वर्सेशन शुरू होते हुए जरूर देखी थी, आपको लगता है ये एक एरिया है जो बढ़ाया जा सकता है? देखिए ड्रिप इरिगेशन महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु में सक्सेसफुल है। नॉर्थ इंडिया में हमने ये देखा कि इवन हॉर्टिकल्चर में ड्रिप इरिगेशन उतना कामयाब नहीं हुआ है। तो हम ये समझते हैं कि इसके प्रमोशन में भी काफी कुछ अभी एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं। और नॉर्थ इंडिया में हमने ये भी देखा है कि कुछ जगह ऐसा भी होता है कि किसान ड्रिप इरिगेशन के लिए ग्रांट अवेल करने के बाद ड्रिप का इक्विपमेंट हटा देते हैं। तो इसमें काफी कुछ रिफॉर्म की जरूरत है इसके इम्प्लीमेंटेशन में। सिराज जी, जिस तरह की सिचुएशन एज ऑफ नाउ यहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इतने सारे चेंजेस हैं, हम क्लाइमेट को एज अ कंसर्न यहाँ पर देख रहे हैं। 1 फरवरी को बजट है, उसके बाद भी माना ये जा रहा है कि बहुत कुछ उसके बाद भी यहाँ पर आएगा। आप कहेंगे काफ़ी सारे स्टेप्स अब कैबिनेट के थ्रू, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के थ्रू अब लिए जा सकते हैं? देखिए बजट में तो इस साल जो हम देख रहे हैं, आपने इतना पब्लिसिटी करी है कि मिडिल क्लास बहुत स्क्वीज हो गया, उसकी परचेजिंग पावर खत्म हो गई वगैरह वगैरह। तो हम समझते हैं इस साल तो बजट का फोकस मिडिल क्लास रहेगा, उनको इनकम टैक्स का एग्जेम्पशन मिलेगा, हो सकता है कुछ जीएसटी के रेट इधर उधर से कम करने की बात हो। और बहरहाल किसानों की जो समस्याएं हैं उसका तो कोई जरूरी नहीं है कि बजट से ही वो हो, क्योंकि उसमें काफी कुछ चीजें स्टेट गवर्नमेंट से बात करने से ताल्लुक रखती हैं। उसके बाद पॉलिसी किस तरीके से इवॉल्व होती है। अब देखिए जो सबसे बड़ा कंसर्न मुझे दिख रहा है इस वक्त, वो अगले 15 दिन में, 20 दिन में तूर की फसल आएगी और तूर के रेट गिरना मार्केट में शुरू हो गए हैं। 10,000 रुपए क्विंटल से गिर के अब वो बिल्कुल एमएसपी से भी नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये सब बहुत एक फिक्र की बात होती है। सोयाबीन में भी हमने देखा। तो ये हमारे मार्केट का एक इनएडिक्वेट मैकेनिज्म है। जो हम इकोनॉमिस्ट लिखते हैं परफेक्ट मार्केट वगैरह, वो तो दिखाई नहीं देते हैं परफेक्ट मार्केट्स। तो जहाँ तक ये सेल्फ सफिशिएंसी की बातचीत है, चाहे वो खाने के तेलों में या फिर दालों में, जो नंबर्स हैं या फिर 2027 का जो यहाँ पर टारगेट है उससे काफ़ी दूर है, शायद वो पहुँचे भी नहीं। लेकिन जिस तरह के स्टेप्स एज ऑफ नाउ हमने बनते हुए देखे हैं, जहाँ पे इंपोर्ट खोला गया है, खाने के तेलों में भी फसल अच्छी खासी है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोया मील एक्सपोर्ट्स को लेकर चिंताएँ हैं। यहाँ पर आपको लगता है टारगेट्स या जो सेक्टर वाइज हैं, हम यहाँ पर कुछ सुनता हुआ देखेंगे?
देखिए, जो इंडस्ट्री डिमांड कर रही है कि डीडीजीएस के और सोया मील के एक्सपोर्ट पे गवर्नमेंट कोई ग्रांट दे दे, वो तो मुझे होता हुआ नहीं लगता है कि गवर्नमेंट ओके। उसकी कोई ग्रांट देगी, क्योंकि असल में ये एक डिसीजन का इम्पैक्ट दूसरे डिसीजन पे हो जाता है। अब आप देखिए कि गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम राइस के लिए इथेनॉल दे देंगे, इथेनॉल के लिए राइस दे देंगे 22 रुपए किलोग्राम। तो अगर आप इतना सस्ता राइस दे देंगे, पैडी की एमएसपी से भी कम पे अगर राइस एलोकेट कर देंगे इथेनॉल के लिए, तो जाहिर है कि मेज की डिमांड कम हो जाएगी। जब मेज की डिमांड कम हो जाएगी तो जाहिर है कि फार्मर्स को उसका नुकसान होगा। तो ये चीजें काफी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, इसमें बहुत डीप थिंकिंग की जरूरत है। और हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स मिलके इसके बारे में बातचीत करके ही कोई फैसला, टैरिफ पर भी आप देखें कि येलो पी का भी इंपोर्ट चल रहा है, दालों का इंपोर्ट भी चल रहा है। तो हमारा हमेशा से ये कहना रहा है कि जहां तक मुमकिन हो टैरिफ के जरिए एमएसपी को जरूर प्रोटेक्ट करना चाहिए, और बनिस्बत गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के। फेयर पॉइंट दैट। तो ऑफ कोर्स काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कई चीज़ों पे हम साल दर साल यहाँ पर लगातार बात करते रहते हैं, लेकिन आपने काफ़ी फ्रैंकली बताया कि क्या कुछ आ सकता है और किस पर शायद सरकार वॉच नहीं करेगी। ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और जैसे बात की गई कि मिडिल क्लास और टैक्स रिलेटेड हम यहाँ पर ज़रूर कुछ सुनता हुआ देखेंगे। सिराज जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और उन तमाम टॉपिक्स पर अपना सेंस देने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट्स को अपने साथ जोड़ेंगे, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज लेंगे, क्योंकि यहाँ बाजार में काफ़ी उठापटक है। ऑल टाइम हाई सोने के प्राइसेस हैं, कच्चे तेल में गिरावट है और मेटल्स काफ़ी जिटरी हैं। इन पर कैसे करें आप कारोबार, बताएंगे आपको। हमारे साथ अब एसएसजे फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय और गंगानगर कमोडिटीज़ के अमित खरे हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। अमित, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, सोने चांदी में जिस तरह की तेजी है और सोना भारतीय बाजारों में ऑल टाइम हाईज पे है, किस तरह का सेंस है अब? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल खरीदारी का ही ट्रेड है। काफी अट्रैक्टिव चार्ट नजर आ रहा है। फ्रेश ब्रेकआउट 78,600 पे इसने ऑलरेडी लिया था। इंट्राडे के लिहाज से 79,300 के आसपास प्राइसेस अगर इवनिंग सेशन में मिलते हैं तो खरीदारी करना चाहिए। 79,800 का टारगेट रहेगा। एसएल 79,000 का मेंटेन करके चलना चाहिए। प्रियांक, आपसे भी पहले यही जानना चाहेंगे कि अब सोने को लेकर क्या सेंस है। हम कुछ देर पहले सुरेंद्र मेहता जी से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि आने वाले 15 दिन बहुत ज्यादा उठापटक वाले हो सकते हैं। कुछ इंतजार किया जाए अगर आप इन्वेस्टर हैं तो? गुड इवनिंग मनीषा जी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पॉलिसीज जो यूएस से निकल के आएगी उसका एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, एंड प्लस हमारा बजट इज अराउंड द कॉर्नर। सो अगर कोई इन्वेस्टर है तो मेरे हिसाब से ये दो पॉइंट पे क्लैरिटी आने के बाद एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना वो समझदारी की बात रहेगी। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से नो डाउट अभी भी ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव दिखता है, तो फॉर ट्रेडर्स वो डिप्स पे बाइंग कर सकते हैं। बट गोइंग इनटू द बजट पोजीशंस, मेरे हिसाब से ऑन द बजट डे तो एटलीस्ट ट्रेडर्स को भी अवॉइड करनी चाहिए, क्लैरिटी के बाद ही कोई पोजीशन बनानी चाहिए। और इन्वेस्टर्स के लिए मैं कहूंगा कि एक बार ये दो पॉइंट पे क्लैरिटी आ जाए उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना चाहिए। फेयर पॉइंट। बात अब यहाँ पर चांदी भी की भी करेंगे प्रियांक, और चांदी ने अब तक यहाँ पर सोने को आउट परफॉर्म किया है 2025 में। क्या ये ट्रेंड जारी रहेगा? जी बिल्कुल, चांदी में हमने देखा है कि एक आउट परफॉर्मेंस दिखा है रिलेटिव टू गोल्ड। तो इसका ये श्रेय बेस मेटल कॉम्प्लेक्स को भी जाता है। जिस तरह से हमने बेस मेटल्स में रैली देखी है तो उसका एक प्रभाव सिल्वर पे भी पड़ा है, क्योंकि सिल्वर हाफ बुलियन एंड हाफ बेस मेटल्स कहा जाता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी चांदी में एक डिप पे खरीदारी की सलाह रहेगी। मे बी अराउंड 91,500 700 जोन्स अगर मिलते हैं तो वहां पे बाई किया जा सकता है। 90,500 के नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, एंड 93,500 शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं। अमित, यहाँ पर आपकी क्या सेंस है, क्योंकि टैरिफ्स की बातचीत चल रही है पर जब तक वो नहीं होता तब तक क्लैरिटी भी नहीं है। बिल्कुल, ट्रेडिंग के लिहाज से देखा जाए तो कॉपर काफी अट्रैक्टिव चार्ट पे नजर आ रहा है। 830 के करीब इसमें खरीदारी करनी चाहिए। 838 840 का टारगेट रखें। नीचे में 826 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। और बात अब यहाँ पर एनर्जी की कर लेते हैं प्रियांक। यहाँ पर क्या सेंस है? लगातार गिरावट है और यहाँ पर भी नित नए रोज स्टेटमेंट्स हम यूएस से आता हुआ देख रहे हैं। देखिए, एनर्जी में हमने देखा कि इन लास्ट एक महीने में एक अच्छा रैली देखा। अगर मैं WTI की बात करूं जो $68-67 पे था,
हमने एक रैली उसमें देखी $80-81 तक। घरेलू मार्केट्स में भी ऑलमोस्ट 5800 से 6800 6900 के रेट्स देखे, वहां से थोड़ा बहुत ये कूल ऑफ हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये जो अभी सपोर्ट से अराउंड 6500 6400 की एक अच्छा बेस है, तो यहाँ से मुझे लगता है फिर से एक बार बाउंस बैक क्रूड ऑयल में हो सकता है, अगेन 6900 7000 के लेवल से रिविजिट हो सकता है। तो ओवरऑल अभी भी क्रूड ऑयल बाय ऑन डिप्स स्ट्रक्चर में है। ऑल राइट, हम ब्रेक लें उससे पहले आप दोनों से ही जानना चाहेंगे कि रुपए में अब आपको यहाँ पर क्या लगता है। प्रियंक, आप पहले। करेंसी में हमें लगता है कि 86 80 87 मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, उसे ये अप मूव में पार करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि रुपये में थोड़ा एप्रिसिएशन आ सकता है टुवर्ड्स 86 85 80। जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में भी हमने देखा कि 110 से जो एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है, तो मुझे लगता है डॉलर इंडेक्स में भी एक करेक्टिव मूव टुवर्ड्स 107 106 हाफ तक आ सकता है। तो मुझे लगता है रुपये में स्ट्रेंथनिंग मूव इन नेक्स्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस 86 85 80 तक आना चाहिए। अमित, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल एक प्रॉपर बुकिंग लगती है। 86-50 तक के लेवल ऊपर के थे जो ऑलरेडी बन चुके हैं। अब जैसा कि स्पॉट डॉलर यूएसडी INR जो 86.35 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मेरे को लग रहा है कुछ ही ट्रेडिंग सेशन में 85.60 के आसपास तक ये करेक्ट हो सकता है। ऑल राइट, तो एप्रिसिएशन यहाँ पर इंडियन रुपए में है 0.3% की तेज़ी आप देख सकते हैं, जिसके साथ हमने आज बाजार बंद होते हुए देखे हैं, और साथ ही साथ कुछ और बढ़त की एक्सपेक्टेशन यहाँ से भी। प्रियंक, अमित, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।